रिबॉर्न ऑफ लव बाय फेट एपिसोड 6। दीप्ति अजिक्य को देखते हुए कहती है, तो क्या करना चाहिए हमें? अजिक्य एक छोटी से स्माइल करके कहता है, ये करना चाहिए। ऐसा कहकर अजिक्य बिना एक भी पल गवाए दीप्ति के होठों पर अपने होंठ रख देता है और दीप्ति को डीपली किस करने लगता है। अजिक्य ने एक हाथ से दीप्ति के बालों को कसके पकड़ रखा था और उसने अपना दूसरा हाथ दीप्ति में सूट के अंदर डाल के उसके पेट और कमर को सहलाना शुरू कर दिया। दीप्ति के हाथ अजिंक्य के बालों में चल रहे थे। आज अजिंक्य का किस बहुत ज्यादा इंटेंस था। अजिंक्य दीप्ति के होठों पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे दीप्ति के मुंह से आह निकल रही थी। अजिंक्य ऐसे ही दीप्ति के किस कर रहा था, तभी कोका की सिट्टी बजती है, जिसके आवाज से दीप्ति अपनी आंखें खोल लेती है। वहीं अजिंक्य अभी भी दीप्ति को छोड़ने के मूड में नहीं था। दीप्ति अजिंक्य को खुद से दूर करके कहती है, अजिंक्य भूख लगी है। अजिंक्य भी दीप्ति की बात मान के उससे दूर होता है और पुलाव को एक प्लेट में सर्व करता है और दीप्ति को अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं। दीप्ति भी अजिंक्य को अपने हाथ खाना खिलाने लगती है। कुछ देर बाद अजिंक्य और दीप्ति ने अपना डिनर फिनिश कर लिया था। अजिंक्य दीप्ति को एकटक देख रहा था। अजिंक्य दीप्ति को अपने गोद में उठा के ऊपर कमरे की तरफ चल पड़ता है। दीप्ति धीरे से अजिंक्य के कान में कहती है, अजिंक्य वो मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम हुई है। अजिंक्य कहता है, पता है मुझे। दीप्ति अजिंक्य को देखने लगती है। अजिंक्य कहता है, अंडिस को कार में ही तुम्हारे बिहेवियर की वजह से पता चला था, इसलिए टेंशन मत लो। अजिंक्य अब तक दीप्ति को कमरे में लेके आ चुका था। अंडिस को अजिंक्य दीप्ति को कमरे में राउंड शेप के मखमली बेड पर लेटा देता है और खुद कमरे से बाहर चला जाता है। दीप्ति खुद से कहती है, क्या अजिंक्य नाराज हो गए हैं? वो अपने ही सोच में खोई हुई थी। तभी दीप्ति का फोन रिंग करता है। ये आरुषि का कॉल था। दीप्ति जल्दी से कॉल रिसीव करती है अंडिस को। उधर से आरुषि चहकते हुए कहती है, क्या चल रहा है भाभी? दीप्ति कहती है, कुछ खास नहीं। आरू बोलो, अचानक याद कैसे आई भाभी की? आरुषि कहती है, याद तो हमेशा ही आती है भाभी, पर क्या करे, बीच में वो मेरे डेविल भाई है ना। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अजिंक्य अपने हाथ में हॉट वाटर बैग लेकर आता है। दीप्ति अजिंक्य को देख के फोन पर आरुषि से कहती है, तुम्हारे भाई आ गए हैं, बाद में बात करूंगी। ऐसा कहकर दीप्ति कॉल रख देती है। अजिंक्य दीप्ति के पास आकर उसे बेड पर लिटा देता है। अजिंक्य दीप्ति पेट पर गर्म पानी का बैग रख देता है। अजिंक्य दीप्ति के साइड लेटकर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अब आराम है पेट दर्द में? दीप्ति सवालिया नजरों से अजिंक्य को देखने लगती है। अजिंक्य दीप्ति के फोरहेड पर किस करके कहता है, पीरियड्स में लड़कियों का पेट दर्द होता है और वो चिचिड़ी हो जाती है, अच्छे से जानता हूं मैं। दीप्ति अजिंक्य के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू अजिंक्य, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, मेरी इतनी केयर करने के लिए। अजिंक्य दीप्ति को अपने बाहों में कसते हुए कहता है, आराम करो शोना। दीप्ति अपनी आंखें बंद कर लेती है और थकावट की वजह से नींद की आगोश में चली जाती है। अजिंक्य बेड से उठकर बालकनी में जाके किसी को कॉल करता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं और ये बात किसी को पता ना चले। ऐसा कहकर अजिंक्य कॉल रख देता है। अजिंक्य दीप्ति के पास आकर उसे गले से लगा के सो जाता है। अगली सुबह दीप्ति बेड पर उठ के बैठ जाती अंडिस को और वो बेड को देख के अलग मुंह बनाने लगती है। दीप्ति जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है तो बेड पर ब्लड से स्टेन थे। तभी बेड पर हो रही हलचल से अजिंक्य की आंख खुल जाती। तभी दीप्ति जल्दी से ब्लड स्टेन के ऊपर ब्लैंकेट डाल के अजिंक्य को जबरदस्ती बेड से उठाने लगती है। अजिंक्य दीप्ति को रोकते हुए कहता है, क्या कर रही हो शोना? मुझे थोड़ी देर और सोना है। दीप्ति अजिंक्य को उठाते हुए कहती है, बहुत सो लिए आप, अब जल्दी से उठिए। तभी अजिंक्य जल्दी से बेड पर से ब्लैंकेट हटा देता है और वो बेड पर ब्लड स्टेन देख लेता है। दीप्ति ये देख के शर्म से अपना सर झुका के खड़ी हो जाती है। अजिंक्य दीप्ति को देख के मुस्कुराते हुए बेड से उठ जाता है और दीप्ति के पास आता है। अजिंक्य दीप्ति को गले लगा के कहता है, शोना इट्स ऑक होता है, इट्स नेचुरल, तुम्हें इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। दीप्ति जल्दी से हाँ अपना सर हिला देती है। दीप्ति अजिंक्य से दूर होते हुए कहती है, मैं अभी ये चेंज कर देती हूँ। अजिंक्य दीप्ति रोकते हुए कहता है, तुम फ्रेश होने जाओ, मैं ये कर लूंगा। दीप्ति कहती है, सच में आप कर लोगे? अजिंक्य प्यार से कहता है, हाँ शोना तुम जाओ। दीप्ति बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दीप्ति बाथरूम से बाहर आ जाती है। दीप्ति ने इस वक्त बाथरूम पहना हुआ था। उसका बाथरूम उसके घुटनों तक आ रहा था।
तभी कमरे का दूर खुलता है और अजिक्य कमरे के अंदर आता है। दीप्ति अजिक्य को देख के अपने बाथरूम को घुटनों से नीचे खींचने लगती है। अजिक्य ये देख के हंसने लगता है। अजिक्य हंसते हुए कहता है, तुम अगर इस बाथरूम को खींचोगी तो क्या ये लंबा हो जाएगा? दीप्ति हकलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजिक्य दीप्ति के पास आता है और उसके गालों को पकड़ के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, चेंजिंग रूम में तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं। हम यहाँ 2 दिन के लिए रुकेंगे और हाँ, तुम तुम्हारे क्लासेस यहीं से ऑनलाइन अटेंड कर सकती हो। और वो रहा टेबल पर लैपटॉप। अजिक्य ये सारी बातें एक सांस में ही कह देता है। अजिक्य एक गहरी सांस लेकर कहता है, आज आयंट काम है तो तुम ध्यान रखना अपना। दीप्ति जल्दी से हाँ मैं अपना सर हिला देती है। अजिक्य कमरे से बाहर जाने लगता है, तब दीप्ति अजिक्य को पीछे से हक करके कहती है, जल्दी आइए। अजिक्य पलट के दीप्ति को हक करके कहता है, हाँ जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर अजिक्य दीप्ति के होठों पर लाइट किस करके रूम से बाहर चला जाता है। कार में अजिक्य के साथ सौरभ मौजूद था। सौरभ अजिक्य को देखते हुए कहता है, सर हमें कहाँ जाना है? अजिक्य कहता है, वहीं जहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग होने वाली है। सौरभ कहता है, सर आपके लिए मास्क। सौरभ इतना ही कह पाया था कि अजिक्य गुस्से से कहता है, अजिक्य कोई काम चुपके या अपनी पहचान छुपा के नहीं करता, यू गेट दैट? सौरभ जल्दी से हाँ मैं अपना सर हिला देता है। थोड़ी देर बाद अजिक्य की गाड़ी एक बड़े से सुनसान फैक्ट्री के पीछे रुकती है। जेके और विक्टरी के आदमी फैक्ट्री के अंदर अपनी जगह पर छुपे हुए थे। अजिक्य से लेकर जेके तक और जेके से लेकर विक्टरी के हर लोगों के कान में ब्लूटूथ डिवाइस थे, जिससे वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके। अजिक्य कहता है, जेके ऑल सेट, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जेके धीरे से कहता है, ऑल डन सर। अजिक्य और सौरभ कार से नीचे उतर जाते हैं और कार उस जगह से चली जाती है। इधर दिल्ली का बिग धमाका मॉल। यहाँ हेनरी और जोस पहुंच जाते हैं। ये मॉल पूरे 10 फ्लोर का है। उनके साथ ब्लैक कपड़े पहने, चेहरे पर मास्क लगाए आदमी थे। वो सभी मॉल के हर एक फ्लोर में जाके डिवाइड हो जाते हैं। विक्टरी अजिक्य की एक टीम है जिसके मेंबर ब्लैक वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों की खास ट्रेनिंग अजिक्य और उसके खास लोगों के निगरानी में हुई है। विक्टरी का एक आदमी कम से कम 50 लोगों को मारने की हिम्मत रखता है। मॉल में छुपते छुपाते 10 लोग आते हैं और हर एक फ्लो में डिवाइड हो जाते हैं। वो लोग फ्लो के सीक्रेट हिस्से में टाइम बॉम्ब प्लांट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। विक्टरी के आदमी जो हर फ्लो पर छिपके मिस्टीरियस लोगों पर नजर रखे हुए थे, वो बाहर आते हैं और जल्दी जल्दी टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाते हैं। नीचे के 9th फ्लो के बॉम्ब विक्टरी के मेंबर्स डिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन 10th फ्लो पर जब हेनरी और जोस बॉम्ब डिफ्यूज करने लगते हैं तभी वहां 50 लोग आ जाता है। उस गैंग का लीडर कहता है, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। हेनरी उस लीडर से कहता है, तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत खींच लाई है। वो लीडर हंसते हुए कहता है, हम 50 और तुम सिर्फ 2, डर नहीं लग रहा? हेनरी हंसते हुए कहता है, तुम तो डरने के लायक भी नहीं रहोगे। अब तक नीचे के फ्लो के विक्टरी के मेंबर्स ऊपर 10th फ्लो पर आ जाता है। अब वहां विक्टरी के 20 मेंबर्स थे। वो गैंग बिना कुछ सोचे समझे विक्टरी पर हमला कर देते हैं। विक्टरी के लोग भी उन 50 लोगों पर टूट पड़ते हैं। ये लड़ाई बेहद खतरनाक थी। सामने वाले लोग विक्टरी पर लातों और घुसों से वार करते हैं, वहीं विक्टरी के लोग अपने एक वार से उस गैंग के लोगों को चारों खाने चित कर रहे थे। 10 मिनट में उस जगह 50 लोग मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। विक्टरी के लोगों ने 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हेनरी अपने हाथ झटकते हुए कहता है, बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, मिशन कंप्लीटेड। ऐसा कहकर वो सभी मॉल से निकल जाते हैं। जोस अजिक्य को कॉल करके मिशन कंप्लीट हो चुका है इसकी जानकारी देता है। उधर से अजिक्य कहता है, यहां आ जाओ। जोसेफ ये सुन के यस सर कहता है अंडरस्को और फोन रख देता है। वो लोग मॉल से सीधा फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। फैक्ट्री सी के काफी करीब जी अंडरस्को, इसीलिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए इस फैक्ट्री को चुना गया था। कम से कम 100 लोग अपने हाथों में बंदूकें दिए फैक्ट्री आए थे और कुछ फॉनर्स भी थे। वहां बड़े बड़े बॉक्स में छोटे छोटे बच्चों को बेहोश करके बंद किया हुआ था। अजिक्य जल्दी से अपने टीम के लोगों को उन सभी लोगों पर अटैक करने का बोल देता है। हेनरी, जोस, विक्टरी के लोग और के वहां उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वहां डील करने वाले लोग एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था और देखते ही देखते उनके आदमी जमीन पर धराशायी हो रहे थे। के, हेनरी, जोस और विक्टरी के लोग एक के बाद एक उन लोगों को मार रहे थे। वहीं वो लोग भी लड़ाई में पीछे नहीं हट रहे थे।
अजिक्य दूर से ही सब देख रहा था। जब तक जरूरत ना हो तब तक अजिक्य किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होता, पर अगर एक बार वो किसी लड़ाई में गया तो उन लोगों का हाल बेहाल कर देता है। पूरे 1 घंटे के जबरदस्त एक्शन के चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वालों की लाशें पड़ी हुई थी। विक्ट्री के कुछ लोगों को भी चोटें आई थी। अजिक्य उस जगह जाता है और बच्चों को रिलीज करके उसके हॉस्पिटल लेकर जाने को कहता है। अजिक्य के हॉस्पिटल में पूरे उसी के आदमी थे और जब भी वो ब्लैक वर्ल्ड से लोगों को बचाता था, उन सभी लोगों को अजिक्य के ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। 50 बच्चों को विक्ट्री के लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। जेके अजिक्य के पास आता है और कहता है, प्लान तो कंप्लीट हो गया है, अब आगे क्या? अजिक्य कहता है, सारी डेथ बॉडीज एक जग कलेक्ट करो और फैक्ट्री को आग लगा दो। 15 मिनट में ये काम करके यहां से निकलो। ऐसा कहकर अजिक्य सौरभ के साथ उस जगह से निकल जाता है। शाम के वक्त फार्म हाउस पर दीप्ति अपनी क्लासेस अटेंड करके बालकनी में बैठ के किसी गहरी सोच में खोई थी। अजिक्य कमरे में आता है। दीप्ति को कमरे में ना देख के अजिक्य बालकनी में चला जाता है। अजिंक्य दीप्ति के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। दीप्ति हड़बड़ा जाती है। दीप्ति अजिक्य की तरफ देखने लगती है। दीप्ति अजिक्य से कहती है, आपने मुझे डरा दिया। अजिंक्य मुस्कुराते हुए कहता है, किस गहरी सोच में खोई हुई थी तुम, और ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? दीप्ति अजिक्य के गले में हाथ डाल के उसके सीने पर सर रख के कहती है, मुझे नानी माँ की याद आ रही है। अजिक्य बेड पर बैठकर उसी तरह सिया को भी अपने गोद में बिठा लेता है। अजिक्य दीप्ति के गालों पर आए आंसुओं को अपने होठों से पी के कहता है, अंडरस्को, मेरी शोना के आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं मुझे। दीप्ति अजिक्य के गले लग के उसे टाइट हक कर लेती है। अजिक्य दीप्ति से कहता है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम कहीं घूमने जाएंगे। दीप्ति अजिक्य के गोद से उठते हुए कहती है, सच्ची? अजिक्य अपने दोनों हाथ अपने गर्दन के पीछे बांधते हुए कहता है, मुझी, अब जाओ रेडी हो जाओ। दीप्ति जल्दी से रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दीप्ति ब्राउन कलर की साड़ी पहने बाहर आती है। वो बाहर जाने के लिए रेडी थी। अजिक्य दीप्ति को देख के खड़ा हो जाता है और दीप्ति के पास आकर उसके कमर को पकड़कर कहता है, लेट्स गो वाइफी। दोनों फार्म हाउस के बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। पेरिस ब्लैक हाउस। आलोक अपने बंगलों की हर चीज तोड़ रहा था। उसका गुस्सा देख के यो सबकी हालत खराब हो गई थी। वहीं कुकरेज का तो डर से बुरा हाल था। आलोक कहता, कुकरेजा ये सब कैसे हुआ? कुकरेजा डरते हुए कहता है, बॉस वो अजिक्य सिंघानिया ने किया है, अंडरस्को, सब कुछ तो प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। आलोक टी टेबल पर लात मारते हुए कहता है, आइडियट कहीं के किसी काम के नहीं हो तुम, ना जाने डैड क्यों तुम्हें मेरे सर बांध गए हैं। अब मेरा मुंह मत देखो, टिकट्स बुक कराओ इंडिया की, और हाँ डैड से कांटेक्ट करके उन्हें भी इंडिया आने को बोलो। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क नाउ। ऐसा कहकर आलोक गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। अजिक्य विला प्रमोद जी अपने कमरे में गुस्से से इधर उधर टह रहे थे। तभी प्रमोद जी का फोन बजता है और वो फोन उठा के बात करना शुरू करते हैं अंडरस्को, और उनका गुस्सा बढ़ते जाता है। फोन रखने के बाद प्रमोद जी अश्वथ को कॉल करके अपने कमरे में बुलाते हैं। अश्वथ हड़बड़ाते हुए प्रमोद जी के कमरे में आता है। अश्वथ प्रमोद जी से कहता है, क्या हुआ डैड, आपने अचानक याद किया? प्रमोद जी गुस्से से कहता है, मुसीबत कभी बता के नहीं आती अश्वथ। आलोक और उसका सो कोल्ड बाप वापस आ रहा है। फैमिली की सिक्योरिटी बढ़वा दो और हाँ ख्याल रहे इस बार कोई गलती ना हो। अश्वथ कहते हैं, डैड मैं इस बार किसी को भी कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर अश्वथ कमरे से चले जाते हैं। मुंबई का सिल्वर पब आरुषि पब में अपने दोस्तों के साथ आई थी। सभी लोग मस्ती से म्यूजिक के धुन पर नाच रहे थे। आरुषि की दोस्त जिसका नाम सुजल था वो कहती है, आरुषि देख वो लड़का जो विप साइड बैठा हुआ है वो कैसे देख रहा है तुझे। आरुषि कहती है, छोड़ ना यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चल सोफे पर जाके बैठ जाते हैं, मैं थक गई हूँ। ऐसा कहकर आरुषि डांस फ्लो से नीचे आती है और वेटर से कोल्ड ड्रिंक लेकर पीने लगती है। इस दौरान भी उस आदमी की नजर आरुषि पर ही थी। आरुषि रिलैक्स करके फिर से डांस फ्लो पर जाके डांस करने लगती है। वो आदमी अपनी जगह से उठता है। आरुषि के पास आकर वो आदमी आरुषि के कमर को पकड़कर खुद के सीने से चिपका लेता है। आरुषि को तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो जल्दी से उस आदमी को धक्का दे देती है अंडरस्को, और उसे एक थप्पड़ मार के कहती है, बास्टर्ड, सुंदर लड़की नहीं कि छेड़ना शुरू। ऐसा कहकर आरुषि पब से बाहर चली जाती है। उसके साथ उसके दोस्त भी पब से बाहर आ जाते हैं। वहीं वो आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वहीं खड़ा था। बाहर आरुषि अपने दोस्तों पर बरस रही थी।
वो आदमी आरुषि के पीछे आके खड़ा हो जाता है। आरुषि के दोस्त आरुषि को पीछे देखने को कहते हैं। आरुषि पीछे मुड़ती है तो वही आदमी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आरुषि उस आदमी को देख के कहती है, यार अजीब किस्म के प्राणी हो तुम। वो आदमी आरुषि को कमर से पकड़कर अपने तरफ खींचता है और बिना एक भी पल गवाए आरुषि के नर्म होठों पर अपने होंठ रख देता है। आरुषि उस आदमी को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करती है। उसके दोस्त तो जैसे अपनी जगह जम से गए थे। 5 मिनट डीपली किस करने के बाद वो आदमी आरुषि को छोड़ देता है। आरुषि रोते हुए अपने होंठ को साफ करते हुए बड़े मासूमियत से कहती है, मैं अपने भाई को बताऊंगी, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहते हुए आरुषि अपनी गाड़ी में बैठ तेज रफ्तार से निकल पड़ती है। इधर दीप्ति और अजिक्य अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अजिक्य कार में दीप्ति के आंखों पर पट्टी बांधने लगता है। दीप्ति नाराज होते हुए कहती है, क्या अजिक्य अब ये सस्पेंस क्यों? अजिक्य प्यार से दीप्ति के गाल खींचते हुए कहता है, क्योंकि ये सरप्राइज मेरी प्यारी वाइफी के लिए है। ऐसा कहकर अजिक्य गाड़ी से उतर जाता है। अजिक्य दीप्ति के साइड आकर कार का दूर खोलता है और दीप्ति को अपने गोद में उठा के आगे की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद अजिक्य दीप्ति को नीचे उतार के एक जगह बिठा देता है और खुद भी दीप्ति के बगल में बैठ जाता है। दीप्ति अजिक्य को एक्साइटेड होकर कहती है, अब तो हटाइए इस पट्टी को। अजिक्य कहता है, हाँ मेरी जान। ऐसा कहकर अजिक्य दीप्ति के आंखों से पट्टी हटा देता है। दीप्ति अपनी आंखें मसलते हुए देखने की कोशिश करती है। अजिक्य मुस्कुराते हुए अपने पैंट के पॉकेट से दीप्ति का चश्मा निकालकर उसे पहना देता है। दीप्ति सामने देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी, दुख, शौक और प्यार के मिले जुले भाव आ जाते हैं। सामने एक बहुत बड़ा फाउंटेन था, जिसके पानी के फव्वारों पर लाइट से आई लव यू दीप्ति दिख रहा था। कलरफुल लाइट में सब बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। तभी सामने आसमान में क्रैकर्स ब्लास्ट होते हैं, जिसमें भी आई लव यू दीप्ति दिख रहा था। उस जगह पर पूरी तरह से अंधेरा होने की वजह से सब कुछ सुंदर और आकर्षक लग रहा था। धीरे धीरे उस अंधेरे जगह पर टिमटिमाते जुगनू उड़ने लगते हैं। अब तो दीप्ति खुशी से फूले नहीं समा रही थी। दीप्ति जल्दी से खड़ी होती है और जुगनू को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। इस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश थी। अजिक्य अपनी जगह से खड़ा होता है और दीप्ति के पास जाकर उसे बैक हग करके उसके शोल्डर पर अपना चिन रख के दीप्ति के ईयर लॉब पर किस करते हुए कहता है, कैसा लगा जान सरप्राइज? दीप्ति अजिक्य के हाथ पर हाथ रख के कहती है, ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ये सब। अजिक्य कहता है, तुम्हें पसंद आया ना? दीप्ति कहती है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। अजिक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर कहता है, तो चलो और भी सरप्राइज है तुम्हारे लिए। दीप्ति खुश होते हुए कहती है, जल्दी चलिए, मुझे ये सारी जगह देखनी है। अजिक्य और दीप्ति आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलके दीप्ति को छोटा पर प्यारा सा लेक दिखता है, जिसमें व्हाइट स्वैम तैर रहे थे। बड़े स्वैम के पीछे उनके छोटे छोटे बेबी स्वैम तैर रहे थे। वो पूरा लेक कलरफुल फिशेस से भरा हुआ था। लेक का पानी इतना साफ था कि लेक की फिशेस साफ साफ देखी जा सकती थी। इसके साथ साथ लेक में कलर कलर के लोटस के फ्लावर्स थे, जो उस लेक को बेहद सुंदर और आकर्षक बना रहे थे। लेक के साइड पर व्हाइट कलर के रॉयल डिजाइन वाले टेबल और चेयर रखे हुए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वक्त रात हो, लाइट से वो जगह पूरी तरह से रोशन थी। दीप्ति अजिक्य की तरफ देखते हुए कहती है, लोटस के पेटल्स तो रात को बंद हो जाते हैं। फिर ये अजिक्य कहता है, क्योंकि मैं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खास बनाना चाहता था। दीप्ति अजिक्य को देखते हुए कहती है, जो भी है, पर मुझे एक लोटस चाहिए। अजिक्य मुस्कुराते हुए कहता है, जो हुक्म मेरे आका। दीप्ति खिलखिला के हंसने लगती है। अजिक्य तो बस दीप्ति के हंसी में कहीं खो सा गया था। दीप्ति अजिक्य को देखते हुए कहती है, आप तो सच में मेरे लिए किसी जीनी से कम नहीं हो। आप मेरे लाइफ का प्रीशियस गिफ्ट हो, जो मुझे भगवान जी ने दिया है। अजिक्य दीप्ति को गले से लगा लेता है और उसके गाल पर किस करके कहता है, सच्ची में। दीप्ति अजिक्य से दूर होकर उसके दोनों गाल पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझी डियर हबी। दीप्ति अजिक्य से दूर होते हुए कहती है, जल्दी कीजिए और मुझे वो पिंक कलर का लोटस लाके दीजिए। अजिक्य लेक साइड जाता है और लोटस तोड़कर दीप्ति के हाथ में दे देता है। दीप्ति लोटस को किस करके कहती है, कितना सुंदर है। अजिक्य दीप्ति के बाहों को पकड़कर खुद के पास करते हुए कहता है, अभी और भी बहुत सी चीजें बाकी है मेरी जान। दीप्ति अजिक्य को देखते हुए कहती है, ये जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह। अजिक्य कहता है, तो फिर ये जगह आज से तुम्हारी। दीप्ति शॉकिंग रिएक्शन चेहरे पर लेकर जल्दी से कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
अजिंक्य मुस्कुराते हुए दीप्ति का हाथ पकड़कर आगे ले जाते हुए कहता है, अभी ये जगह देखो, उसके बाद डिसाइड करना। कुछ देर बाद वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां एक टेंट हाउस की तरह एक छोटा सा घर बना हुआ था, जो व्हाइट कपड़े से बना था और उसके चारों तरफ लाइट डिंग येलो लाइट्स लगे हुए थे। टेंट हाउस के बीच में एक गद्दा बिछा हुआ था जिसके बीच में व्हाइट टेबल लगा हुआ था, जिस पर फ्रूट जूस और 2 ग्लासेस रखे हुए थे। अजिंक्य दीप्ति को वहां टेबल के सामने बिठा के खुद भी दीप्ति के ऑपोजिट जाके बैठ जाता है। अजिंक्य दीप्ति को जूस का ग्लास देते हुए कहता है, वैसे तो इस टाइम पर लोग वाइन पीते हैं, पर तुम्हारा रिएक्शन याद है मुझे जब मैंने तुम्हारे सामने वाइन पी थी, इसलिए जूस से ही काम चलाना पड़ेगा। दीप्ति हंसते हुए कहती है, तो आप मेरी हर बात मानते हो और आगे भी मानोगे? अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ, वैसे तो मैं अपने मन का मालिक हूँ अंडरस्को, पर तुम मेरे उसी मन पर रानी बन के राज करती है, इसलिए तुम्हारी बात मानूंगा। दीप्ति मुस्कुराते हुए अजिंक्य के आंखों में देखने लगती है। अजिंक्य विला में आरुषि अपने कमरे में उसी आदमी के बारे में सोच रही थी। आरुषि खुद से कहती है, लड़का दिखने में तो बहुत हैंडसम और डिसेंट था अंडरस्को, पर हरकतें बिल्कुल शोले के गब्बर सिंह जैसी थी। आरुषि ये बड़बड़ा ही रही थी कि तभी आरुषि का फोन बजता है। फोन पर अननोन नो देख के आरुषि कॉल इग्नोर करती है अंडरस्को, पर आरुषि का फोन फिर से रिंग करता है। इस बार आरुषि चिते हुए कॉल रिसीव कर लेती है। सामने से आवाज आती है, पहचाना? आरुषि झल्लाते हुए कहती है, तुम कहीं के हीरो हो क्या, जो तुम्हें पहचान लूंगी? सीधे सीधे नाम बताओ अपना। सामने वाला आदमी कहता है, वाह, तुम तो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हो, वैसे इतने जल्दी भूल गई वो किस? आरुषि गुस्से से कहती है, तो तुम हो वो पोवट, मेरा नो कहाँ से मिला? वो छोड़ो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो इतनी रात को? वो आदमी हंसते हुए कहता है, मैं तो तुम पर दिल हार गया हूँ। आरुषि कहती है, तो क्या करूं मैं? अब मैं हूं ही इतनी सुंदर, तो इसमें मेरी गलती नहीं है? आरुषि आगे कहती है, सीधे सीधे रास्ता नापो, यह दाल नहीं गलेगी तुम्हारी। वो आदमी हंसते हुए कहता है, साहिल ओबरॉय इतनी आसानी से हार नहीं मानता, तुम्हें तो मैं अपना बना के रहूंगा। आरुषि कहती है, सोते हुए ख्वाब देखना अच्छा है और जागते हुए ख्वाब देखना मतलब बेवकूफी अंडरस्को, बेवकूफ इंसान, फोन रखो। ऐसा कहकर आरुषि फोन रख देती है। उधर साहिल अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहता है, अब दूर नहीं जा पाओगी इस बेवकूफ से। ऐसा कहकर साहिल हंसने लगता है। इधर अजिंक्य और दीप्ति ने उसी जगह पर डिनर कर लिया था। अजिंक्य और दीप्ति अपने हाथों में हाथ डाले जुगनुओं के गार्डन के बीच घूम रहे थे। दीप्ति अजिंक्य से कहती है, अजिंक्य मैं थक गई हूं। अजिंक्य जल्दी से दीप्ति को अपने गोद में उठा लेता है। दीप्ति अजिंक्य के शर्ट को पकड़ के कहती है, आप थकते नहीं मुझे गोद में उठाते उठाते। अजिंक्य मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए मैं कभी थकता नहीं जान। ऐसा कहकर अजिंक्य दीप्ति को टेंट हाउस में लेकर जाता है। अजिंक्य दीप्ति को अंदर बेड पर सुला देता है और खुद भी उसके साइड में सो जाता है। दीप्ति और अजिंक्य एक दूसरे के बाहों में नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह फार्म हाउस पर दीप्ति मुंबई जाने के लिए तैयार बैठी थी। वहीं अजिंक्य बाथरूम में नहा रहा था। दीप्ति खुद बड़बड़ाते हुए कहती है, कितना टाइम लगा रहे हैं, जैसे कितने दिन से नहाए ना हो। तभी बाथरूम का दूर खुलता है और अजिंक्य टॉवल पहने बाहर आता है। उसने अपने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। उसके खुले बॉडी पर पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। दीप्ति अजिंक्य को ऐसे देख के अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ घूम जाती है। अजिंक्य दीप्ति को ऐसा करते देख मुस्कुराने लगता है अंडरस्को, और वो अपने कदम दीप्ति के तरफ बढ़ा देता है। अजिंक्य दीप्ति के पास आकर उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ घूमता है। दीप्ति ने अपनी आंखें कसके बंद कर रखी थी। अजिंक्य दीप्ति के पास जाके उसके कान में कहता है, शोना अभी तो आगे तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा, फिर कैसे करोगी? दीप्ति ये सुन के जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। दीप्ति अजिंक्य के सीने पर धीरे से मारते हुए कहती है, अंडरस्को धत, आप बहुत बदमाश हो गए हो। अजिंक्य कहता है, अच्छा जी, पर अभी तो मैंने बदमाशी की ही नहीं, तुम कहो तो करके बताओ। दीप्ति अजिंक्य को खुद से दूर करते हुए कहती है, रेडी हो जाइए। नून अजिंक्य विला कविता हॉल में बैठकर सर्वेंट को कुछ काम समझा रही थी। तभी कविता को दीप्ति हॉल के अंदर आते हुए दिखती है। दीप्ति जल्दी से कविता के पास जाती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कविता दीप्ति को कंधों से पकड़कर ऊपर उठती है और दीप्ति के फोरहेड पर किस करके कहती है, अंडरस्को तो कैसा रहा तुम दोनों का मिनी हनीमून? दीप्ति शर्माते हुए कहती है, बहुत मजा आया माँ। कविता दीप्ति से कहती है, बेटा अजिंक्य कहाँ है? दीप्ति कहती है, माँ उन्हें जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो मुझे घर छोड़कर ऑफिस चले गए।
कविता दीप्ति से कहती है ठीक है बेटा, जाओ जाके आराम करो जाकर। लगता है मेरे बेटे ने बहुत सताया है इन 2 दिनों में। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, ऐसा कहकर दीप्ति आरुषि के कमरे की तरफ चली जाती है या यूं कहो भाग जाती है। आरुषि के रूम में आरुषि परेशान सी बेड पर बैठी हुई थी। तभी दीप्ति आरुषि के पास आके उसे हिलाते हुए कहती है क्या बात है आरु, किसके ख्यालों में खोई हो? मेरे अंदर आने तक का एहसास नहीं हुआ तुम्हें? आरुषि दीप्ति को देख के जल्दी से दीप्ति के गले लग के कहती है क्या बताओ भाभी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं कहां से तूफान आ गया। दीप्ति सवालिया नजरों से आरुषि को देखने लगती है। आरुषि एक गहरी सांस लेकर दीप्ति को सारी बात बताती है। आरुषि की बात सुन के तो दीप्ति की आंखें चौड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। दीप्ति सरप्राइज होते हुए कहती है व्हाट, उसने तुम्हें किस किया? आरुषि कहती है हाँ भाभी सच में, इसीलिए मैं आज बाहर गई नहीं, बिल्कुल सनकी आदमी है। दीप्ति कहती है तुम कहो तो अजिक्य से बात करो। आरुषि डरते हुए कहती है बिल्कुल नहीं भाभी, आप अभी भाई को जानती नहीं है, आपने उनका डेविल रूप नहीं देखा है। दीप्ति कहती है कुछ भी, इतने प्यारे तो है तुम्हारे भाई, तुम खामखा मेरे पति को डेविल मत बोलो। आरुषि अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहती है जल्द ही आपको पता चल जाएगा कितने शरीफ है आपके पति। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी सर्वेंट दरवाजा नॉक करता है। आरुषि पूछती है क्या हुआ है रवि काका? सर्वेंट कहता है अजिक्य सर ने दीप्ति मैडम को नीचे बुलाया है। रवि काका की बात सुनकर दीप्ति और आरुषि जल्दी से नीचे जाती है। नीचे हॉल में अजिक्य किसी राजा की तरह सोफे पर पैर रख के बैठा हुआ था। उसके पीछे सौरभ अपने हाथ बांधे खड़ा था। इस वक्त अजिक्य के फेस पर कोई भाव नहीं थे, पर देखने से ही लग रहा था इस वक्त अजिक्य गुस्से में है। बाकी सोफों पर कविता, प्रमोद जी, सरला जी, अश्वथ, आरुष और अगत्य बैठे हुए थे। अगत्य आरुष को देखते हुए कहता है आज किसकी शामत आने वाली है आरुष? आरुष कहता है कहीं आपने तो कोई गलती नहीं की ना बड़े भाई? ये बात आरुष ने बड़े ही शरारती तरीके से कही थी। अगत्य आरुष को घूर के देखने लगता है अंडस को, जैसे कह रहा हो रुक तुझे बाद में बताता हूँ। हॉल में माहौल काफी गर्म था। अजिक्य के सामने समीरा खड़ी थी। सभी अजिक्य को सवालिया नजरों से देख रहे थे। अजिक्य दीप्ति को अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा करता है। दीप्ति चुपचाप जाके अजिक्य के पास बैठ जाती है। अजिक्य सौरभ को कुछ इशारा करता है। इशारा पाकर सौरभ अपना काम शुरू करता है। हॉल पर बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाकर एक वीडियो चलाया जाता है। वीडियो देखकर सभी लोग समीरा को गुस्से से देखने लगते हैं। दीप्ति तो वीडियो देख के स्तब्ध रह जाती है। ये वही वीडियो था जब समीरा ने वेटर से दीप्ति को भांग देने को कहा था। समीरा वीडियो देख के डर से कांपने लगती है। अजिक्य अपना सूट ठीक करते हुए सोफे से उठ के समीरा के सामने जाके खड़ा हो जाता है। अजिक्य अपनी डेंजरस आंखों से समीरा को घूर के देखने लगता है। कविता सोफे से खड़े होते हुए कहती है अजिक्य बेटा मैं समीरा से बात करूंगी। अजिक्य कविता को हाथ दिखा के रोकते हुए गुस्से से कहता है नहीं मॉम, इसने दीप्ति के खिलाफ चाल चली है और मैं दीप्ति के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर इसकी वजह से तो मेरी शोना की तबीयत खराब हुई थी, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? अजिक्य समीरा को गुस्से से देखता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि समीरा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। दीप्ति ये देख के डर जाती है। दीप्ति मन में सोचती है क्या ये वही इंसान है जो मेरे साथ इतने प्यार से बर्ताव करता है? दीप्ति को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजिक्य सौरभ को कुछ इशारा करता है। अंडस को इशारा पाकर सौरभ किसी को कॉल करता है। थोड़ी ही देर में वहां एक मेड बाल्टी भर के बर्फ वाला पानी लेकर आती है। मेड वो पानी समीरा के ऊपर डाल देती है। समीरा ठंड से कांपते हुए होश में आती है और उठकर खड़ी हो जाती है। अजिक्य फिर से समीरा को कसके थप्पड़ मारता है। इस बार फिर समीरा बेहोश हो जाती है। मेड फिर से समीरा के ऊपर ठंडा पानी डालकर होश में लाती है। समीरा के गाल बुरी तरह सूजकर कद्दू के तरह हो गए थे। अजिक्य समीरा के पास जाके अपने दांत गुस्से से चबाते हुए कहता है अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना वरना तुम्हारी जान लेने में एक भी पल नहीं लगेगा। समीरा डर के अपने कमरे में भाग जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। इधर हॉल में अजिक्य अपने कमरे में जाने लगता है। अजिक्य जाते जाते दीप्ति को भी कमरे में आने का इशारा करता है। दीप्ति खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है क्या मैंने जो देखा वो सच था या मेरा भ्रम था? अजिक्य इतने क्रूल कैसे हो सकते हैं? आरुषि धीरे से दीप्ति के कान में कहती है ये तो बस ट्रेलर था भाभी, पिक्चर अभी बाकी है। आरुषि आगे कहती है
आपने अभी तक भाई का असली रूप नहीं देखा। दीप्ति आरुषि को देखने लगती है और अपने कमरे की तरफ चल पड़ती है। दीप्ति कमरे का दरवाजा खोल के अंदर जाती है। अंदर अजिंक्य सोफे पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। दीप्ति अजिंक्य को इग्नोर करके सीधे बेड पर जाके बैठ जाती है। अजिंक्य दीप्ति को देख के उसके पास बेड पर आके बैठ जाता है। दीप्ति अजिंक्य से अपना मुंह मोड़ के बैठ जाती है। अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर कहता है, क्या हुआ शोना, नाराज क्यों हो? दीप्ति अजिंक्य की तरफ अपना फेस करते हुए कहती है, क्या जरूरत थी इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की? आपको ऐसे समीरा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अजिंक्य दीप्ति का फेस अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, मैंने जो भी किया जरूरी था। तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। दीप्ति रोते हुए अजिंक्य के गले लग जाती है और सिसकते हुए कहती है, आप है ना मेरे साथ, फिर मुझे कोई डर नहीं। पर आप ऐसे किसी पर हाथ मत उठाना आज के बाद। अजिंक्य दीप्ति के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, ये मैं तुमसे पक्का नहीं कहूंगा पर कोशिश यही रहेगी जान। दीप्ति अजिंक्य से दूर होते हुए कहती है, मुझे आज शॉपिंग करने जाना है। तो मैं जाओ? अजिंक्य दीप्ति के गाल पर किस करते हुए कहता है, ठीक है जाओ, पर तुम जाओगी किसके साथ? दीप्ति खुश होते हुए कहती है, आरुषि के साथ। अजिंक्य कहता है, अच्छा तो ये आरुषि का प्लान है? दीप्ति कहती है, नहीं ये तो मेरा प्लान है। वैसे भी मैंने मुंबई अब तक अच्छे से देखी नहीं है, इसलिए मैं आरुषि के साथ घूमने जाऊंगी और ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। अजिंक्य मुस्कुराते हुए कहता है, जाओ जाके रेडी हो जाओ। दीप्ति उठकर रेडी होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद दीप्ति बाहर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। आज दीप्ति बहुत ज्यादा खुश थी। दीप्ति की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। दीप्ति मिरर के सामने खड़े होकर खुद को निहार रही थी। अजिंक्य दीप्ति के पास आकर उसे बैक हग करके कहता है, अंडरस्को तो मेरी जान रेडी है बाहर जाने के लिए? दीप्ति हाँ में अपना सर हिला देती है। अजिंक्य दीप्ति को एक कार्ड देता है। दीप्ति वो कार्ड लेकर कहती है, ये कार्ड क्यों, मेरे पास पैसे है? अजिंक्य दीप्ति को खुद के तरफ पलट कर कहता है, ये डायमंड कार्ड है, इसमें अनलिमिटेड पैसा है, तो तुम जितनी चाहे शॉपिंग कर सकती हो। दीप्ति कार्ड अजिंक्य को देते हुए कहती है, फिर तो ये आप अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए ये मुसीबत। अजिंक्य हंसते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए ही है। अब मेरे पैसे मेरी जान से प्यारी वाइफ यूज नहीं करेगी तो मेरा इतने पैसे कमाने का क्या फायदा? इसलिए ये कार्ड लो और एंजॉय करो। दीप्ति हिचकिचाते हुए कहती है, सच्ची में? अजिंक्य दीप्ति के नेक पर किस करते हुए कहता है, हाँ और संभल कर जाना। दीप्ति अजिंक्य के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, जी हाँ बिल्कुल हस्बैंड जी। ये कहकर दीप्ति हंसने लगती है। इस वक्त अजिंक्य के हाथ दीप्ति के कमर पर थे। अंडरस्को दीप्ति ने अपने दोनों हाथ अजिंक्य के गले में लपेटे हुए थे। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। दीप्ति अजिंक्य से कहती है, अब छोड़िए, भी आरुषि इंतजार कर रही होगी, वो तो यहाँ आ नहीं सकती मुझे बुलाने। अजिंक्य कहता है, अच्छा ही है, डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आ सकता यहाँ। तभी दीप्ति का फोन बजता है। दीप्ति हंसते हुए कहती है, कोई आ नहीं सकता पर फोन तो आ सकता है। दीप्ति अजिंक्य से दूर जाके फोन रिसीव करके बात करने लगती है। दीप्ति फोन रख के कहती है, अजिंक्य चलती हूँ मैं नीचे, आरुषि इंतजार कर रही है। अजिंक्य दीप्ति के फोरहेड पर किस करके कहता है, अपना ख्याल रखना। दीप्ति अजिंक्य के आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी, और आप भी अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर दीप्ति अपना बैग बेड से उठाकर रूम से बाहर चली जाती है। हॉल में आरुषि सोफे पर बैठी दीप्ति का इंतजार कर रही थी। दीप्ति को नीचे आते देखकर आरुषि अपनी जगह से खड़ी होती है और दीप्ति को छेड़ने के अंदाज में कहती है, क्या बात है भाभी, भाई को छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था क्या? दीप्ति आरुषि को देख के कहती है, ऐसा कुछ नहीं है आरुषि, चलो लेट हो रहा है। दोनों मॉल कर लिए विला से निकल जाते हैं। अजिंक्य के कमरे में अजिंक्य का फेस एक्सप्रेशन फिर से डार्क हो जाता है। अजिंक्य अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी अजिंक्य का फोन रिंग करता है। अजिंक्य फोन रिसीव करके अपने डेंजरस वॉइस में कहता है, हेलो। दूसरी साइड से सौरभ कहता है, सर आलोक और उसकी फैमिली कल मुंबई पहुंच रहे हैं। अजिंक्य कहता है, आने दो देख लेंगे। ऐसा कहकर अजिंक्य फोन रख देता है। शॉपिंग मॉल। दीप्ति और आरुषि मॉल के बाहर खड़े थे। उनके साथ अजिंक्य के बॉडीगार्ड्स भी थे जो उन्हें ही फॉलो कर रहे थे। दीप्ति आरुषि को देखते हुए कहती है, हम सच में यहाँ शॉपिंग करेंगे आरु, देखने से ही ये मॉल काफी महंगा लग रहा है, हम कहीं और जाते हैं। आरुषि दीप्ति को देखते हुए कहती है, क्या भाभी,
आप किसकी वाइफ है आपको पता भी है? दीप्ति बड़े मासूमियत के साथ कहती है अंडरस्को। अजिंक्य सिंघानिया आरुषि अपने सर पर चपत मारते हुए कहती है, आप सच में बहुत भोली हो भाभी। ऐसा कहकर आरुषि दीप्ति का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले जाती है। मॉल काफी बड़ा और लग्जूरियस था। आरुषि दीप्ति को एक बड़े ब्रांड के शॉप में ले जाती है। दोनों के अंदर जाते ही सेल्स गर्ल आकर दोनों को ग्रीट करके कहती है, बोलिए माम आपको किस स्टाइल के कपड़े खरीदने हैं? आरुषि सेल्स गर्ल से कहती है, हम खुद देख लेंगे, हमें जो चाहिए वो आप जाओ। सेल्स गर्ल वहां से चली जाती है। दीप्ति और आरुषि अपने अपने हिसाब से कपड़े देखने लगती है। दीप्ति को मॉल के कपड़ों से ज्यादा उसका रेट हैरान कर रहा था। दीप्ति मुंह बनाते हुए कहती है, इस मॉल के एक कपड़े के रेट में मसूरी से 10 कपड़े खरीद लेती। दीप्ति बेमन से अपने लिए 4 साड़ियां पसंद करती है। आरुषि ने भी अब तक अपने लिए कपड़े पसंद कर लिए थे। कपड़े ट्राई करने के बाद आरुषि और दीप्ति बिलिंग काउंटर पर जाते हैं। दीप्ति जैसे ही बिल देने के लिए बैग से कार्ड निकालकर बिल करने के लिए देती है, कार्ड को देख के शॉप के लोगों के साथ साथ आरुषि की भी आंखें बाहर आ जाती है। आरुषि दीप्ति को देखते हुए कहती है, अंडरस्को भाभी ये कार्ड भाई ने आपको दिया है। दीप्ति अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, हाँ पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? आरुषि दीप्ति की बाह पकड़कर कहती है, भाभी पहली बार मुझे आपे जलन हो रही है। दीप्ति ये सुन के सवालिया नजरों से आरुषि को देखने लगती है। आरुषि दीप्ति से कहती है, भाभी आपको पता है ये डायमंड कार्ड दुनिया में बस 5 लोगों के पास है। आरुषि खुशी से उछलते हुए कहती है, और भाई ने आपको ये कार्ड दिया है, इसी से पता चलता है आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। दीप्ति हैरानी से आरुषि को देखती है और कहती है, हाँ मुझे बताया तो था उन्होंने कि इसमें अनलिमिटेड पैसा है, पर ये इतना प्रेशियस होगा मुझे पता नहीं था। दोनों बिलिंग करके लंच करने के लिए मॉल के ही रेस्टोरेंट के तरफ चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में दीप्ति और आरुषि एक खाली टेबल देख के टेबल पर जाके बैठ जाती है। आरुषि दीप्ति को मेन्यू कार्ड देते हुए कहती है, चलिए भाभी आप कुछ ऑर्डर कीजिए। दीप्ति अपने पसंद का लंच ऑर्डर करती है। आरुषि वेटर को इशारे से बुला के खुद का और दीप्ति का ऑर्डर दे देती है। दीप्ति आरुषि से कहती है, आरुषि तुमसे कुछ पूछना है क्या? आरुषि पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पानी पीते हुए कहती है, हाँ हाँ पूछिए ना भाभी। दीप्ति थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, तुम 4 भाई बहन हो? आरुषि हंसते हुए कहती है, नहीं 5। दीप्ति सवालिया नजरों से आरुषि को देखती है। आरुषि कहती है, मैं और आरुष मॉम डैड के बेटा बेटी है। अजिंक्य भाई और अगत्य भाई डैड और हमारी बड़ी मॉम के बेटे हैं। और मॉम की एक बेटी है जो अब्रॉड में पढ़ाई कर रही है। मेरी बड़ी सिस्टर बहुत प्यारी है, वो आप उनसे मिलेंगी ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। दीप्ति मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं जरूर मिलना चाहूंगी उनसे। तभी दोनों के कानों में एक प्यारी सी आवाज आती, किससे मिलना चाहती हो तुम आरुषि? दोनों देखते हैं तो सामने एक पतली और सुंदर लड़की खड़ी थी। आरुषि उस लड़की को देख के कहती है, सीमा तुम यहाँ? सीमा एक मुस्कान अपने होठों पर लिए कहती है, अंडरस्को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? आरुषि अपनी जगह से खड़े होकर सीमा के गले लग के कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। दोनों अलग होकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाती है। आरुषि दीप्ति का सीमा से इंट्रोडक्शन कराते हुए कहती है, सीमा इनसे मिलो, ये है मेरी प्यारी भाभी। सीमा अपने चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन लिए कहती है, व्हाट? सीमा दीप्ति की तरफ देखते हुए आरुषि से कहती है, आरुषि सीरियसली अजिंक्य ने इस बहनजी के साथ शादी की है। I mean, अजिंक्य को कोई और लड़की नहीं मिली। मुंबई की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की अजिंक्य के साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए मरे जा रही है, उसकी एक झलक देखने को तरस जाती है। आरुषि बीच में ही सीमा की बात काटते हुए कहती है, शट अप सीमा, भाई भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सीमा की बातें सुन के तो दीप्ति का दिमाग ही चकराने लगा था। उसे अपने दिल में एक दर्द उठता हुआ महसूस होता है, लेकिन सीमा यही कहाँ रुकने वाली थी। सीमा आगे कहती है, ये मोटी है, चश्मिश है, ये किस एंगल से अजिंक्य के लायक लग रही है? अजिंक्य को तो सारी चीजें परफेक्ट चाहिए होती थी ना, फिर उसने इस डिफेक्टिव पीस के साथ शादी क्यों की? आरुषि सीमा पर गुस्सा करते हुए कहती है, अंडरस्को इनॉट बहुत बोल चुकी तुम। डॉट यू नो वो तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़की से हमें बात ही नहीं करनी। ऐसा कहकर आरुषि दीप्ति का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और रेस्टोरेंट से बाहर ले जाती है। बाहर आरुषि दीप्ति का हाथ पकड़कर कहती है, भाभी वो लड़की पागल है, उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। दीप्ति रुवासी आवाज में कहती है,
घर चलो आरुषि, ऐसा कहकर दीप्ति मॉल के बाहर जाने लगती है। आरुषि दीप्ति के पीछे जाते हुए कहती है, आज इस सीमा ने तो हद ही कर दी। मैं भाई को इसके बारे में जरूर बताऊंगी। आरुषि कार के पास आके देखती है तो दीप्ति पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। आरुषि कार में बैठ जाती है और कार अजिंक्य विला के लिए निकल जाती है। अजिंक्य के ऑफिस में अजिंक्य अपने कैबिन में अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने दो लोग बैठे हुए थे और अंदर का माहौल काफी गर्म था। अजिंक्य के पीछे सौरभ खड़ा था। अजिंक्य गुस्से से कहता है, डू यू नो हु एम आई? शेर की गुफा में हाथ डालोगे तो जिंदा नहीं बचोगे कुकरेजा। तुम्हें वहां किस लिए भेजा था? कुकरेजा डरते हुए कहता है, सर आपने जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। अजिंक्य कुकरेजा को गुस्से से घुते हुए कहता है, अगर मुझे पता चला कि आलोक खन्ना के डैड और मॉम मुंबई नहीं आए हैं तब तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अजिंक्य आगे कहता है, नाउ गेट लॉस्ट। कुकरेजा अजिंक्य के कैबिन के बाहर निकलकर खुद से कहता है, कुकरेजा तू तो दोनों तरफ से ढोल की तरह बज रहा है, इधर अजिंक्य सर और उधर वो आलोक सर। रात के वक्त अजिंक्य विला सभी लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान अजिंक्य ने दीप्ति से बात करने की बहुत कोशिश की थी, पर दीप्ति हर बार अजिंक्य को इग्नोर कर रही थी। अजिंक्य खुद से ही कहता है, आज दीप्ति को क्या हुआ है, इतनी नाराज क्यों है? अजिंक्य कहता है, आरुषि को जरूर पता होगा। ऐसा कहकर अजिंक्य आरुषि को कॉल करता है। आरुषि के कॉल रिसीव करते ही अजिंक्य कहता है, आज मॉल में क्या हुआ, सच सच बताओ। आरुषि डरते हुए अजिंक्य को सब बता देती है। अजिंक्य गुस्से से है, सीमा। आरुषि कहती है, सॉरी भाई। अजिंक्य कहता है, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा कहकर अजिंक्य फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अजिंक्य अपने कमरे में जाता है। कमरे में उसे दीप्ति कहीं नहीं दिखती। अजिंक्य पूरा रूम चेक कर लेता है, तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है और थोड़ी देर में दीप्ति लाइट पिंक कलर की सिंपल साड़ी पहने बाहर आती है। दीप्ति के चेहरे पर उदासी साफ साफ झलक रही थी। दीप्ति सीधे काउच पर जाके बैठ जाती है। अजिंक्य दीप्ति के पास आकर उसके साइड में बैठ जाता है। अजिंक्य दीप्ति के कंधे पर सर रख के कहता है, क्या हुआ है मेरी शोना को? दीप्ति, जिसने अब तक अपने आंसू बहने से रोक रखे थे, वो अब बहने लगते हैं। दीप्ति रोते हुए अजिंक्य के सीने पर दोनों हाथों से मारते हुए कहती है, क्यों की आपने मुझसे शादी? बोलिए। अजिंक्य बस एक तक रोते हुए दीप्ति को ही देख रहा था। साथ ही अजिंक्य दीप्ति के हर एक बात को गौर से सुनने लगता है। दीप्ति आगे कहती है, जब मैं आपकी चॉइस ही नहीं थी तो क्यों की आपने मुझसे शादी? मैं थोड़ी आपके पीछे भागी थी, कुछ भी करके मुझे से शादी कर लो कहकर। बोलिए ना, जवाब दीजिए, अगर आपको कोई और लड़की पसंद थी तो उससे कर लेते शादी। दीप्ति इतना ही बोल पाई थी कि अजिंक्य जल्दी से दीप्ति के दोनों गाल पकड़कर उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। दीप्ति के आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं। अजिंक्य दीप्ति के बालों पर हाथ चलाते हुए उसे पैशनेटली किस कर रहा था, लेकिन दीप्ति अजिंक्य को किस नहीं करती, उल्टा दीप्ति अजिंक्य को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। ये देख के तो अजिंक्य को गुस्सा आने लगता है। अजिंक्य किस करते हुए ही दीप्ति के दोनों हाथ उसे पीठ के पीछे करके एक हाथ से पकड़ लेता है अंडर्स को और दूसरे हाथ से उसके सर को पीछे से पकड़कर दीप्ति को और डीपली किस करने लगता है। पूरे 15 मिनट बाद अजिंक्य दीप्ति से दूर होता है। दीप्ति जोर जोर से सांसें लेने लगती है। दीप्ति के होंठ इतने देर तक किस करने की वजह से सूज जाते हैं। दीप्ति जल्दी से काउच से उठकर खड़ी हो जाती है और बालकनी में जाके बालकनी के रेलिंग के पास जाके खड़ी हो जाती है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अजिंक्य दीप्ति को पीछे से हग कर लेता है। अजिंक्य ने अपने दोनों हाथ इंटरविन करके दीप्ति के पेट को पकड़ रखा था। अजिंक्य दीप्ति के शोल्डर पर अपना चिन रख के कहता है, हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते शोना। हाँ, मुझे परफेक्शन पसंद है। मैंने अपने लाइफ में अपने लिए हर चीज परफेक्ट की है। पता है दीप्ति, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था तब तक मेरे लिए बाकियों की तरह ही बाहरी ब्यूटी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब जाना कि ट्रू ब्यूटी चेहरे से नहीं होती बल्कि सुंदर मन से होती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब तुम्हारी सादगी, मासूमियत और भोलापन मेरे दिल में जगह कर गई। मुझे तुमसे प्यार हो गया। दीप्ति चुपचाप अजिंक्य की सारी बातों को सुन रही थी। अजिंक्य आगे अपनी बात कहता है, द ग्रेट अजिंक्य सिंघानिया, जिसने आज तक किसी को भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया किसी भी बात के लिए, आज वो तुम्हें अपनी फीलिंग्स जस्टिफाई कर रहा है बिकॉज तुम मेरी जान हो।
प्यारा हो मेरा, आज तक जो बाकी के लोग ना कर सके वो तुमने कर दिया शोना। तुमने मेरे पत्थर जैसे दिल पर अपना नाम लिख लिया। देखना चाहोगी? ऐसा कहकर अजिक्य दीप्ति को खुद के तरफ पलट कर कहता है। बोलो, देखना चाहोगी? दीप्ति ने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दीप्ति अजिक्य के गले लग के कहती है, नहीं देखना। आई लव यू अजिंक्य। ऐसा कहकर दीप्ति अजिक्य के सीने से लगे हुए ही रोने लगती है। अजिक्य दीप्ति को खुद से दूर करता है और थोड़ा गुस्से में कहता है, चुप करो, बहुत देर से रो रही हो तुम, अब एक भी आंसू नहीं बहना चाहिए। दीप्ति अजिक्य को गुस्से में देख के जेब जाती है। दीप्ति जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगती है। ये देख के अजिक्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अजिक्य दीप्ति को अपने गोद में उठाकर कहता है, चलो हमारे प्यार को एक नए मुकाम पर पहुंचाते हैं। दीप्ति अजिक्य की बात समझ जाती है। दीप्ति शर्म से अपना सर अजिक्य के सीने में छुपा लेती है। अजिक्य दीप्ति को कमरे में लाकर बेड पर बिठा देता है। अजिक्य दीप्ति से अलग होकर अपनी टी शर्ट निकाल देता है। दीप्ति की तो शर्म कर मारे हालत खराब हो रही थी। अजिक्य दीप्ति के पास बैठ जाता है। अजिक्य अपने 2 उंगलियों से दीप्ति का चिन्ह पकड़कर दीप्ति का सर ऊपर उठाता है। दीप्ति की नजर अजिक्य के हाथ साइड पर जाती है जहां पिंक कलर से दीप्ति का नाम लिखा हुआ था। दीप्ति अपना नाम देख के जल्दी से अजिक्य के आंखों में देखने लगती है। अजिक्य मुकुराते हुए दीप्ति को देख के कहता है, ऐसे क्या देख रही हो मेरी जान? तुम्हारा नाम मैंने सच में अपने दिल पर लिख दिया है। दीप्ति प्यार से अजिक्य के चेस्ट पर नाम वाली जगह हाथ रख के कहती है, आपको बहुत दर्द हुआ होगा ना? दीप्ति के हाथ लगाते ही अजिंक्य को एक अलग ही एहसास होने लगता है। अजिक्य दीप्ति के आंखों में देखते हुए कहता है, मैं आज तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूं, शोना। ऐसा कहकर अजिक्य दीप्ति को किस कर लेता है। अजिक्य दीप्ति के लोअर लिप को सक करने लगता है। वहीं दीप्ति के हाथ अजिक्य के बालों में चलने लगते हैं। दीप्ति भी अजिक्य को किस करने लगती है। दीप्ति का साथ पाकर अजिक्य काफी खुश और एक्साइटेड हो जाता है। अजिक्य दीप्ति के लिप्स पर किस करके बाइट करने लगता है अंडस को, जिससे दीप्ति की आह निकल जाती है। अजिक्य दीप्ति के साड़ी के पल्लू को निकालकर उसके साड़ी के प्लेट्स निकाल देता है। अजिक्य दीप्ति को बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आ जाता है। दीप्ति की तो अपनी आंखें खोल के अजिक्य को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दीप्ति बस गहरी गहरी सांसें लेने लगती है जिससे उसके चेस्ट ऊपर नीचे होने लगते हैं। ये देख आकर तो अजिक्य का दिल और ज्यादा बेचैन होने लगता है। अजिक्य धीरे धीरे बढ़कर दीप्ति के गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। दीप्ति आहें भरने लगती है। अजिक्य दीप्ति के गले से होकर कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। अजिक्य धीरे धीरे दीप्ति को उसके कपड़ों से आजाद कर देता है और खुद भी अपने बचे हुए कपड़े निकालकर दीप्ति और खुद के ऊपर एक पतली चादर डाल देता है। अजिक्य दीप्ति के पूरे बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। अजिक्य दीप्ति के पेट पर किस और बाइट करता है। दीप्ति कसके अपने आंखें बंद करके अजिक्य के हर टच को महसूस करती है। अजिक्य धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। अजिक्य अब दीप्ति के चेस्ट पर किस करने लगता है। किस करते करते अजिक्य दीप्ति के चेस्ट पर बाइट करता है जिससे दीप्ति की एक तेज आह निकल जाती है, जिससे अजिक्य आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अजिक्य दीप्ति के होठों पर किस करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद अजिक्य दीप्ति के आंखों में देखने लगता है। इधर मुंबई के सड़क पर आरुष अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहा था। आरुष ने गाड़ी में रोमांटिक सॉन्ग्स चला रखे थे। आरुष मुंह फुलाते हुए कहता है, क्या भगवान जी, रोमांटिक सॉन्ग सुन के तो ऐसा लगता है जैसे ये गाने मुझ जैसे सिंगल लड़के के लिए बने ही नहीं है। तभी अचानक आरुष के गाड़ी के सामने एक लड़की आके खड़ी हो जाती है। आरुष लड़की को देख के जल्दी से कार के ब्रेक दबा देता है और एक तेज आवाज के साथ कार उस लड़की के बहुत पास आके रुक जाती है। आरुष गुस्से में अपनी कार से नीचे उतरता है और उस लड़की के पास जाने लगता है। अजिक्य दीप्ति के आंखों में देख रहा था। दीप्ति अपनी आंखें खोल के अजिक्य के तरफ देखती है तो उसे अजिक्य के आंखों में खुद को पाने की चाह दिख रही थी। अजिक्य दीप्ति के आंखों में देखते हुए इशारे से दीप्ति को आगे बढ़ने की परमिशन मांगता है। दीप्ति शर्मा के अजिक्य के गले लग जाती है। अजिक्य भी दीप्ति को अपने बाहों में कसके भर लेता है। थोड़ी देर बाद उस शांत कमरे में दीप्ति की चीख गूंज पड़ती है। दीप्ति कसके बेडशीट अपने हाथों की में भर लेती है। दीप्ति के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अजिक्य दीप्ति की चीख सुन के जल्दी से दीप्ति के तरफ देखने लगता है। अजिक्य दीप्ति के आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक हो तुम शोना?
दीप्ति आंखों में आंसू लिए हाँ मैं अपना सर हिला देती है। अजिंक्य दीप्ति के ऊपर से उठने को होता है तो दीप्ति जल्दी से अजिंक्य के गालों को पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। अजिंक्य थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक कभी भी दीप्ति ने उसे सामने से किस नहीं किया था। थोड़ी देर किस करने के बाद दीप्ति अजिंक्य से अलग होकर उसके आंखों में देखने लगती है। अजिंक्य दीप्ति को देखते हुए कहता है, सोच लो शोना, अगर मैं आगे बढ़ गया फिर मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। दीप्ति अजिंक्य के गले में हाथ डाल के बड़े ही रोमांटिक तरीके से कहती है। नहीं रोकोगी? अजिंक्य दीप्ति के करीब आते हुए कहता है। सोच लो जान। दीप्ति भी अजिंक्य के करीब जाते हुए सडक्टिव वॉइस में कहती है, सोच लिया। अजिंक्य एक डेविल मुस्कान के साथ दीप्ति के होठों पर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद फिर से दीप्ति की आहें उस कमरे में गूंजने लगती है। दीप्ति की पकड़ अजिंक्य के पीठ तो कभी गर्दन पर कसती जा रही थी, जिससे अजिंक्य के पीठ पर दीप्ति के नाखूनों से स्क्रैचेस होने लगते हैं। इसी तरह रात के 3 बजे तक अजिंक्य और दीप्ति अपने प्यार के दुनिया में खोए रहते हैं। अजिंक्य हांफते हुए दीप्ति के खुले चेस्ट पर अपना सर रख देता है। दीप्ति भी जोर जोर से सांसें ले रही थी। अजिंक्य दीप्ति की तरफ सर उठा के देखता है। दीप्ति ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। दीप्ति अपनी आंखें खोल के देखती है अंडर्स को, तो उसके सामने अजिंक्य का हैंडसम चेहरा आ जाता है, जो इस वक्त स्वेट के वजह से चमक रहा था। उसके बाल गीले होकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। अजिंक्य दीप्ति के ऊपर से उठ जाता है और दीप्ति को अपने गोद में उठा लेता है अंडर्स को। तभी दीप्ति की नजर बेड पर पड़ती है। दीप्ति अजिंक्य को देखते हुए कहती है, ये क्या अभी कुछ दिन पहले ही पीरियड्स आए थे और आज फिर से? अजिंक्य दीप्ति को बाथरूम की तरफ ले जाते हुए कहता है, सच में मैंने एक बच्ची से शादी कर ली है। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें तो कुछ भी पता ही नहीं है। दीप्ति अजिंक्य के सीने में अपना सर छुपाते हुए पूछती है, क्या पता नहीं है मुझे? अजिंक्य दीप्ति को बाथटब में बिठाते हुए शरारती लहजे में कहता है अंडर्स को, वैसे तो तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है, पर मैं तुम्हें सिखा दूंगा, यू डोंट वरी। ऐसा कहते हुए अजिंक्य भी बाथटब में चला बैठ जाता है। अजिंक्य बाथटब में दीप्ति को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, और रही बात वो ब्लड की, तो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने पर होती है ब्लीडिंग, समझी मेरी शोना? अजिंक्य दीप्ति के गाल पर किस करके कहता है। दीप्ति जल्दी से खुद को अजिंक्य के सीने में छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद अजिंक्य दीप्ति को अपने गोद में उठाकर बेड पर लाके सुला के उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अजिंक्य दीप्ति के चेहरे को देखता है, जहां दर्द की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। अजिंक्य दीप्ति को बाहों में लेके सो जाता है। अगली सुबह आरुष अपने कमरे में बड़ी की खिड़की के सामने अपने हाथ बांधे खड़ा था। आरुष कल रात वाली बात के बारे में सोच रहा था। फ्लैशबैक अंडर्स को। आरुष गुस्से उस लड़की से कहता है, हटो सामने से, रास्ता छोड़ो, मरने का इतना ही शौक है तो जाओ सुसाइड पॉइंट पर जाके अपनी जान दो। वो लड़की हटने के बजाय सीधे आरुष के गले लग जाती है। आरुष को तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है। वो अपनी जगह पर भूत बने खड़ा रहता है। वो लड़की आरुष को कसके गले लगा के कहती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं दिल्ली में नहीं हूं और मैं अपना रास्ता भूल गई हूं। आरुष उस लड़की को खुद से दूर करके कहता है, घबराओ मत, तुम दिल्ली के सबसे इनोसेंट लड़के के कार सामने आई हो। ये लाइन आरुष ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कही थी। आरुष आगे कहता, एड्रेस बताओ, मैं छोड़ देता हूं। वो लड़की आरुष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, पक्का छोड़ दोगे? आरुष कहता है, ठीक है, फिर रहो रात भर यहां सड़क पर स्ट्रीट डॉग के साथ पार्टी करो। ऐसा कहते हुए आरुष कार के पास जाकर कार का दूर खोल के बैठ जाता है और सामने देखता है। आरुष खुद से कहता है, क्या अजीब लड़की है, इतनी जल्दी गायब हो गई। तभी उसकी नजर पसावा सीट पर बैठी उसी लड़की पर जाती है। आरुष डर से उचक के पीछे जाते हुए कहता है, पागल लड़की, ऐसे कोई डराता है भला? लड़की सैड होते हुए कहती है, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। आरुष लड़की को देख के कहता है, ठीक है, रिलैक्स होकर बैठो। लड़की मुस्कुराते हुए आरुष को देखने लगती है। आरुष उस लड़की को उसके घर छोड़ देता है। फ्लैशबैक एंड। आरुष खुद से कहता है, जल्द ही होगी हमारी मुलाकात रेणुका। ऐसा कहते हुए आरुष के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अजिंक्य के रूम में दीप्ति और अजिंक्य एक दूसरे की बाहों में थे। अजिंक्य बिना पलके झपकाए दीप्ति को देख कर था। दीप्ति कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो दीप्ति के सामने अजिंक्य का हैंडसम चेहरा आ जाता है। दीप्ति अजिंक्य को देख जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है और बेड से उठने लगती है। जैसे ही दीप्ति अपने पैर नीचे रखने को होती है, उसकी चीख निकल जाती है।
और वो वापस बेड पर बैठ जाती है। अजिंक्य उठकर दीप्ति को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ जान, ठीक हो? दीप्ति जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देती है। अजिंक्य दीप्ति को उठा के बाथरूम में लेकर जाता है और उसे फ्रेश होने का बोलकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अजिंक्य कोमल और सरला जी को एक नज़र देख के कहता है, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। कविता जी नाश्ते का एक बाइट खाते हुए कहती है बोलना बेटा। अजिंक्य कहता है, आज रात एक छोटी सी पार्टी है घर पर। सारी तैयारी सौरभ देख लेगा, तो आप सब रेडी होकर गार्डन में आ जाना। सभी लोग अजिंक्य को शॉकिंग रिएक्शन लिए देखने लगते हैं। अजिंक्य सबको देखते हुए कहता है, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ सौरभ देख लेगा, आपको बस रेडी होकर गार्डन में आना है। अजिंक्य सबको पार्टी का बताकर अपनी जगह से खड़ा होता है। अजिंक्य दीप्ति को देखते हुए कहता है, शोना आज तुम अच्छे से रेडी होना, आखिर ये पार्टी तुम्हारे लिए ही रखी है। दीप्ति मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिल देती है। अजिंक्य एक नज़र दीप्ति को देख के वहां से चला जाता है। आरुषि अपनी आंखें गोल घुमा के कहती है, ट्रिपल ए हाँ, स्पेशल पार्टी भाभी के लिए। आरुष कहता है, चुप कर, हमेशा भाभी को परेशान करती है। कॉलेज नहीं जाना तुझे? आरुषि गुस्सा करते हुए कहती है, आरुष तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो। अगस्त्य दोनों को चुप कराते हुए कहता है, बस करो, दोनों मौका मिला नहीं के लगे लड़ने। दीप्ति अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, माँ चलती हूँ। कविता मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आन। दीप्ति हाँ कहकर कविता, सरला जी, आश्वत जी के पैर छूकर कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। आरुष और आरुषि भी दीप्ति के पीछे जाते हुए कहते हैं, आज हम भी भाभी के साथ ही जाएंगे, और दोनों सबको BYY कहकर वहां से चले जाते हैं। सरला जी हंसते हुए अश्वत से कहती है, आशु तेरा बेटा कभी नहीं सुधर सकता। अश्वत मुस्कुराते हुए कहता है, आपको तो पता ही है माँ, फिर पूछ क्यों रही है आप? सरला हंसते हुए कहती है, क्योंकि मुझे अच्छा जो लगता है। रात के वक्त सभी लोग तैयार होकर हॉल में बैठे थे। कविता घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है, अजिंक्य कितना टाइम लगा रहा है, पार्टी शुरू होने वाली है और हम घर वाले ही यहाँ अंदर बैठे हैं। सरला मुस्कुराते हुए कहती है, जब तुम अपने बेटे को जानती हो तो इन सब का क्या मतलब? कविता। आरुष चिढ़ते हुए कहता है, ये लो, किसी को तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। आरुष मासूम शक्ल बनाते हुए कहता है, अब मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हो गया। कविता जल्दी से उठकर आरुष के कान पकड़कर कहती है, बदमाश क्या कहा तुमने, जरा फिर से बोल। आरुष अपना कान छुड़वाते हुए कहता है, सॉरी मॉम, आई एम जस्ट किडिंग। कविता झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहती है, अंडरस्को किडिंग के बच्चे, रुक तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर कविता और जोर से आरुष का कान मरोड़ देती है। तभी कविता की नजर सीढ़ियों से नीचे आ रहे अजिंक्य और दीप्ति पर पड़ती है, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे ही आ रहे थे। दीप्ति ने व्हाइट कलर की नेट वाली साड़ी पहन रखी थी। उसने साड़ी के साथ में डायमंड का व्हाइट और पिंक कॉम्बिनेशन का नेकलेस सेट पहन रखा था, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिंग लग रहा था। दीप्ति ने अपने बालों के लिटों को रोल कर रखा था। अजिंक्य ने दीप्ति के साड़ी के कलर से मैचिंग व्हाइट कलर का 3-पीस सूट पहन रखा था। बाल प्रॉपर जेल से सेट, हाथ में ब्रांडेड वॉच के साथ आज अजिंक्य भी किसी से कम नहीं लग रहा था। अजिंक्य दीप्ति को लेकर हॉल में आता है। अजिंक्य सरला जी के पास जाके उनके गले लग के कहता है, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही है दादी। सरला अजिंक्य के बलाया लेते हुए कहती है, आज तो मेरा राजकुमार भी बहुत सुंदर लग रहा है। तभी हॉल में सौरभ आता है। सौरभ अजिंक्य को ग्रीट करके आगे कहता है, सर गेस्ट आने शुरू हो चुके हैं। अजिंक्य सौरभ को देख के कहता है, खास मेहमान आ चुके हैं। सौरभ कहता है, अभी नहीं आए हैं सर, पर आ जाएंगे। अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चला जाता है। आरुषि मुंह बनाते हुए कहती है, हिटलर भैया, जब 100 हिटलर मरे होंगे तब जाकर हमारे भैया इस धरती पर आए होंगे। हम यहाँ कब से उनका इंतजार कर रहे हैं और वो है कि ऐसे ही चले गए। कविता आरुषि को डांटते हुए कहती है, तू कहे तो मैं बताऊं तुझे। आरुषि जल्दी से ना मैं अपना सर हिला के हॉल से बाहर भाग जाती है। गार्डन में हर तरफ बस लाइट ही लाइट चमक रही थी। उसी के साथ सुंदर फूलों से पूरे गार्डन को डेकोरेट किया गया था। गार्डन को बेहद बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। गार्डन में एक साइड व्हाइट टेबल और चेयर लगे हुए थे और चारों तरफ ब्लैक और व्हाइट कलर के कपड़े पहने वेटर यहां से वहां गेस्ट को ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे। गार्डन में अजिंक्य और दीप्ति सबसे अलग एक टेबल पर बैठे हुए थे। आज दीप्ति बेहद ज्यादा खुश थी।
अजिंक्य दीप्ति का हाथ पकड़कर उस पर किस करते हुए कहता है, कैसा लगा शोना सरप्राइज? दीप्ति चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए कहती है, बहुत सुंदर। आई लव दिस डेकोरेशन। अजिंक्य दीप्ति को देखते हुए कहता है, आज तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा शोना। दीप्ति खुश होते हुए कहती है, सच्ची में? अजिंक्य मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सच्ची में। इधर दीप्ति के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर उसे अंदर से ऐसा एहसास हो रहा था जैसे आज कुछ गलत होने वाले हो, पर दीप्ति उस एहसास को अपने मन में दबा के खुश होती है। तू तो यहाँ आकर अपने दीदी को भूल ही गई, पीछे से आवाज आती है। दीप्ति मुड़ के पीछे देखती है तो वहां अवनी और रेयाश खड़े थे। दीप्ति अवनी को देख के जल्दी से खड़ी होती है और अवनी के पास जाके उसके गले लग जाती है। अजिंक्य दीप्ति के पीछे आकर उसका हाथ पकड़कर अवनी से अलग करके खुद के सीने से चिपकाते हुए अवनी से कहता है, दूर रहो मेरी वाइफी से। दीप्ति अजिंक्य से दूर होते हुए कहती है, मुझे दीदी से मिलने तो दीजिए अजिंक्य। अजिंक्य नाटक करते हुए कहता है, दूर से बात करो, तुम सिर्फ मुझे हक कर सकती हो। दीप्ति और अवनी मुंह बनाते हुए एक साथ कहती है, जलकुडा। अजिंक्य अपनी आंखें छोटी करके दीप्ति और अवनी को देखने लगता है। अजिंक्य दोनों को घूर के देखता है और कहता, तुम दोनों बातें करो, मैं बाकी के लोगों से मिलकर आता हूं। ऐसा कहकर अजिंक्य रेयाश के साथ उस जगह से चला जाता है। दीप्ति एक्साइटेड होकर अवनी का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए ना दीदी, हम बातें करते हैं। ऐसा कहकर दीप्ति अवनी का हाथ पकड़े ही उसे चेयर पर बिठा देती है और खुद भी उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। अवनी खुश होते हुए कहती है, वैसे कैसे चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? दीप्ति मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छी दीदी। दोनों के बातें चल ही रही थे कि तभी वहां आरुष आ जाता है। अपनी बहन से हमें नहीं मिलवाएगी भाभी? आरुष चेयर पर बैठते हुए कहता है। दीप्ति मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आरुष, इनसे मिलो, ये है अवनी मेरी दीदी और अवनी ये है मेरे देवर जी आरुष। आरुष और अवनी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हैंडशेक करके कहते, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तीनों बातों में लीन हो जाते हैं। मुंबई के बड़े से बंगलों के बड़े से कमरे में एक 60 साल का आदमी अपने हाथ में कुछ फोटो पकड़कर बेड पर बैठा हुआ था। उसके आंखों से बहते आंसू उस फोटो पर गिर रहे थे। तभी पीछे से एक 55 साल की औरत आकर उस आदमी के कंधे पर हाथ रख के कहती है, बहुत हो गया, अब मेरी बच्ची से एक पल भी दूर नहीं रहूंगी। मुझे वहां जाना है और आप मुझे वहां लेकर जाएंगे। वो आदमी आंखों में आंसू लिए कहता है, दूर तो मैं भी नहीं रह सकता, अब मेरी प्रिंसेस से हमें वहां जाना ही होगा। वहां वो औरत खुश होते हुए कहती है, जल्दी से आप रेडी हो जाइए। ऐसा कहकर वो औरत जाकर अलमीरा से अपने कपड़े निकालने लगती है। आदमी अपनी जगह से खड़े होकर कहता है, जितना आसान तुम समझ रही हो उतना आसान नहीं है कुछ भी मीनल। ऐसा कहकर वो आदमी अपने पंथ के पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। फोन पर बात करने के बाद वो आदमी कॉल डिस्कनेक्ट करके खुद भी रेडी होने के लिए चला जाता है। इधर अजिंक्य अपन चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस लिए सौरभ से बात कर रहा था। अजिंक्य सौरभ से कहता है, सब कुछ सेट है? सौरभ कहता है, सर क्या सच में आप ये करना चाहते हैं? अजिंक्य गुस्सा करते हुए कहता है, अंडस्को, मुझे मत समझाओ, मैं अच्छे से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें जो कहा जाए वो ही करो। जी सर, सौरभ अपना सर झुका के कहता है। अजिंक्य कहता है, गुड, जाओ जाके खास मेहमानों की खातिर की तैयारी करो। सौरभ यस सर कहकर चला जाता है। दीप्ति कविता और सरला जी के साथ बाकी के मेहमानों के साथ मिल रही थी। कुछ देर बाद पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। सारे गेस्ट सबसे मिलकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर सौरभ राघव से कहता है, सर आपको क्या लग रहा है वो आएंगे? अजिंक्य अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, 100% सूर्य हूं, वो आएगा, उन्हें आना ही होगा। अजिंक्य ऐसा कह ही रहा था कि तभी अजिंक्य के विल्ला में 6 लग्जूरियस गाड़ियां इंटर होती है। उन गाड़ियों को देखकर अजिंक्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। गाड़ियों के रुकते ही आगे और पीछे के 2 कार में से ब्लैक कलर के कपड़े पहने हाथों में गन्स लिए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। एक बॉडीगार्ड बीच के गाड़ी का डोर खोलता है, जिसमें से एक कपल नीचे उतरता है। दोनों ने महंगे कपड़े पहन रखे थे और उनके पीछे वाली गाड़ी से आलोक खन्ना ब्लैक 3 पीस सूट पहने बाहर आता है। आलोक को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कोई खतरनाक इंसान होगा जो किसी जानवर से कम नहीं है, वो दिखने में इतना हैंडसम जो है। अजिंक्य तीनों के पास जाता है और कहता है, आखिर आप सभी से मुलाकात हो ही गई मिस्टर राजीव खन्ना। राजीव भी उसी टोन में अजिंक्य को जवाब देता है, जब तुम जैसा बड़ा बिजनेसमैन बुलाए फिर हमें तो आना ही था। कैसे हो आलोक खन्ना? अजिंक्य आलोक के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है। आलोक अजिंक्य से हाथ मिलाते हुए गुस्से में कहता है,
तुम्हारी मेहरबानी से अब तक अच्छा हूँ, पर शायद आगे तुम ठीक ना रहो। अजिक्य सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए कहता है, कल किसने देखा है, हम तो आज में जीते हैं। ऐसा कहकर अजिक्य हंसने लगता है। नहीं देखा तो अब देख लेना, राजीव गुस्से से कहता है। मीनल खन्ना आलोक और राजीव से कहती है, बस अब जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले, आप दोनों से मैं तंग आ गई हूं। अजिक्य बिना तीनों को कुछ कहे गार्डन के तरफ चला जाता है। गार्डन में बस घर के ही लोग मौजूद थे। दीप्ति आरुषि, अवनी, रेयाश और अगत्य के साथ खड़े होकर जूस पी रही थी। आरुषि हंसते हुए कहती है, आज की पार्टी तो सच में बहुत अच्छी रही। जितना पार्टी में मन लगाती हो उतना ही पढ़ाई में भी मन लगा लिया करो। अगत्य आरुषि से कहता है, क्या भाई आप भी? आरुषि मुंह बनाते हुए कहती है। तभी दीप्ति की नजर दूर खड़े राजीव और मीनल पर जाती है, जो उसे ही देख रहे थे। उनको देखते ही दीप्ति के हाथ से जूस का गिलास नीचे गिर के टूट जाता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।